ईरान इजरायल युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर है। इस बीच कुछ सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनमें से सबसे अहम सवाल यह है कि ईरान के साथ आखिर कौन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी कि युद्ध अगर परमाणु युद्ध में तब्दील होता है और ज्यादा खतरनाक होता है तो ईरान को आखिर किसका साथ मिल सकता है और किसका नहीं। दरअसल इजरायल और ईरान के बीच भयानक युद्ध जारी है। इजराइल का करीबी सहयोगी अमेरिका भी लगातार ईरान को खुली धमकी दे चुका है और अब भी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को धमकी देते हुए दावा किया कि उन्हें पता है कि आखिर खामनेई कहां छिपा हुआ है। ट्रंप ने हालांकि इसके साथ दावा किया कि वो खामनेई को आसानी से निशाना भी बना सकते हैं। देखिए, ट्रंप की ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने की नीति यहां पर सामने आई है। कहा है कि बिना शर्त ईरान को सरेंडर करना होगा, यानी कि किसी तरह की कोई शर्त ईरान अपनी तरफ से नहीं रख सकता। और इस बीच जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया, यानी कि ईरान से पूरी तरह अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की मांग की है, जिस पर ईरान अडिग है, टिका हुआ है कि वो कतई पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। मसलन, क्या ईरान पर दबाव बढ़ने की वजह से अब उसे युद्ध के मैदान में अकेले ही ये जंग लड़नी पड़ेगी, या फिर उसके पास ऐसे सहयोगी हैं, ऐसे मददगार हैं, ऐसे साथी हैं जो वक्त आने पर उसकी मदद कर सकते हैं। ये सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या ईरान का तथाकथित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। चलिए इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को समझ लेते हैं, यानी कि प्रतिरोध की धुरी। जी हाँ, इसका हिंदी अनुवाद है प्रतिरोध की धुरी। ईरान लंबे वक्त से अपनी प्रतिरोध रणनीति के तहत पश्चिमी एशिया में सहयोगी अर्धसैनिक समूहों के नेटवर्क पर निर्भर है और इस नजरिए से लगातार धमकियों और दबाव के बावजूद अमेरिका या इजराइल के जरिए सीधे सैन्य हमलों से ईरान को काफी हद तक बचाया भी है। अब ईरान के तथाकथित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की दूरी में लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, यमन में हूती के साथ ही गाजा में हमास जैसे समूह जो हैं वो शामिल भी हैं। अब ईरान सीरिया में बशर अल असद की सरकार का भी समर्थन करता था और करता रहा था, लेकिन उसे सत्ता से अब हटाया जा चुका है। पिछले 2 साल का जिक्र करें तो इजराइल ने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर आप पिछले 2 साल के पन्नों को पलटेंगे तो ये पाएंगे ये नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल एक वक्त में ईरान के सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी सहयोगी रहे हिजबुल्ला को इजराइल ने महीनों तक हमले में पस्त कर दिया। लेबनान में इसके हथियार के भंडार को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया गया और तबाह कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और साथ ही समूह को अपने सबसे प्रभावशाली नेता हसन नसरल्ला की हत्या से बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ा। अब एक और पहलू समझिए। दरअसल सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान समर्थित मिलिशिया को बड़े पैमाने पर खदेड़ दिया गया, जिससे ईरान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण आधार छिन गया। हालांकि ईरान, इराक और यमन में मजबूत प्रभाव बनाए हुए है। इराक में पीएमएफ के पास करीब 2 लाख लड़ाके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है। इसे महाताकत भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वहीं यमन में हूतियों के पास भी इतने ही लड़ाकों का दल है। अगर हालात ईरान के लिए वजूद का खतरा बन जाती है तो धार्मिक एकजुटता इन समूहों को सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए आगे बढ़ा सकती है, यानी सीधे लफ्जों में कहें तो प्रेरित कर सकती है। और इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का जो तेजी से विस्तार है उसकी भी खौफनाक, खतरनाक तस्वीर सामने आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उदाहरण के लिए आप समझिए, दरअसल पीएमएफ इराक में तैनात 2500 अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर सकता है। असल में पीएमएफ के ज्यादा कट्टरपंथी गुटों में से एक कताइब हिजबुल्लाह के प्रमुख ने ऐसा करने का वादा किया है। एक सवाल यह भी है कि क्या ईरान के क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोगी इस लड़ाई में, इस जंग में जो अब महाजंग में तब्दील हो चुका है, कूदेंगे, अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाएंगे। दरअसल कई क्षेत्रीय ताकतों के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक हैं, अच्छे संबंध है, और इनमें सबसे उल्लेखनीय है पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु हथियार भी हैं,
कई हफ्ते से ईरानी नेता यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने गजा में इजराइल की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की और इस मुलाकात के बहाने उन्होंने पाकिस्तान को साधने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान भी तनाव कम करने के लिए काम कर रहा है। उसने अन्य मुस्लिम बहुल देशों और अपने रणनीतिक साझेदार चीन से अनुरोध किया कि वो मौजूदा लड़ाई को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से पहले कूटनीतिक दखल दें। हाल ही के सालों में ईरान ने पूर्व क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों सऊदी अरब और मिस्र से भी संबंध सुधारने के प्रयास किए हैं। इन बदलावों से ईरान के लिए व्यापक क्षेत्रीय समर्थन जुटाने में मदद मिली है। करीब 24 मुस्लिम बहुल देशों ने संयुक्त रूप से इजराइल की कार्रवाई की निंदा की और उसे तनाव कम करने का अनुरोध भी किया। अब इनमें से कुछ इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी रखते हैं। हालांकि यह संभावना नहीं है कि सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसी क्षेत्रीय ताकतें अमेरिका के साथ अपने मजबूत गठबंधन को देखते हुए ईरान को भौतिक रूप से समर्थन देंगी। ईरान के प्रमुख वैश्विक सहयोगी रूस और चीन का जिक्र होना तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रूस और चीन ने भी इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की, युद्ध रोकने के लिए कहा, आगे ना बढ़ने के लिए कहा। रूस ने तो खुले तौर पर अमेरिका को भी चेतावनी इस बाबत दे डाली। उन्होंने पहले भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दंडात्मक प्रस्तावों के में से तेहरान को बचाया है। कुल मिलाकर आप समझिए, कोई भी देश कम से कम अभी तक सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में कूदकर इजराइल और अमेरिका से इस लड़ाई में उलझना नहीं चाह रहा। हाँ, पीछे के दरवाजे से जरूर कहता हुआ और अपनी जुबान खोलता नजर आ रहा है, लेकिन सीधी एंट्री अभी नहीं है। और अगर संघर्ष बढ़ता है और अमेरिका खुले तौर पर तेहरान में सत्ता परिवर्तन की रणनीति अपनाता है, तो सैद्धांतिक तौर से आप समझिए, ये पूरी जो स्थिति है इसे बदलने में देर नहीं लगेगी। ये स्थिति बहुत जल्द बदल सकती है।